आज हम चर्चा करेंगे जो हमारा आईसीटी में कोर्स 5 में पहले यूनिट में से पहला जो है हमने अर्थ और लक्षणों की चर्चा कर ली। आज हम उसके प्रकारों की चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें भी दो प्रकार के है, कंप्यूटर के भी दो प्रकार है। एक तो कंप्यूटर की पीढ़ी के हिसाब से, हाँ, और दूसरा जो है उसकी विकास की दृष्टि से। तो आज हम पहले पीढ़ी की दृष्टि से उसके जनरेशन के हिसाब से जो उन्होंने विकास किया है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए कि कंप्यूटर के प्रकार तो दो प्रकार है, एक तो पीढ़ी यानी जनरेशन के हिसाब से, और दूसरा जो है उसके विकास यानी डेवलपमेंट। तो उसमें जो पहला प्रकार है जनरेशन यानी पीढ़ी, तो पीढ़ी के आधार पर जो उसके प्रकार है वह इस प्रकार होते हैं। तो कंप्यूटर की पीढ़ी के अनुसार कंप्यूटर का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कंप्यूटर का विकास तेजी से शुरू हुआ, लेकिन यह विकास जो है विभिन्न चरणों के अनुसार हुआ। चरणों को इस प्रकार देखा जा सकता है कि पहले कौन सी जनरेशन है, फिर उसका मेन कंपाउंड क्या है, और कौन से साल में वह विकसित हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन जो है वह उसका जो कंपोनेंट नाम है वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, और वह कब, तो 1950 में उसका निर्माण हुआ। दूसरी जनरेशन है सेकंड जनरेशन। ठीक है, उसमें हुआ ट्रांजिस्टर जो 1960 में हुआ। तीसरी जनरेशन है थर्ड जनरेशन। ठीक है, उसमें था आईसी, है ना, कंपोनेंट का नाम है आईसी, और वह कब, तो 1965 में। चौथी जनरेशन है फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर 1975 में, और फिफ्थ है सुपर कंप्यूटर आर्टिफिशियल। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1975 में। तो यहाँ पर देखिए अभी भी कई ऐसी जगह धीरे धीरे 5G आ रहा है। उसके बाद कई सारी जो वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं हैं उसमें अगली जनरेशन पे भी काम हो रहा है। तो आज हम क्रमशः उसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो पहले पीढ़ी में कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। यूनिक्स 1 की स्थापना 1951 में हुई थी। ठीक है, यह कंप्यूटर डेटा इनपुट और आउटपुट के लिए एक चुंबकीय प्रणाली का उपयोग करता है। इसके अलावा आत्म सुधार जैसी सुविधाओं को बनाए रखा गया था। इस कंप्यूटर की कीमत इतनी अधिक थी कि यह अफोर्डेबल नहीं था। इस कंप्यूटर का इस्तेमाल मुख्य रूप में सेना के अंदर किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में IBM 700 वही सीरीज IBM की चल रही है, 701, 704, 709। उसके बाद EDVAC, फिर यूनिवैक, अलग अलग प्रकार के उसके अंदर जो है उसके अलग अलग मॉडल्स है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि पहले जो है वैक्यूम ट्यूब का था, वह एक चुंबकीय प्रणाली से काम करता था, और मुख्यतः यह इतना बड़ा था, इतना भारी था, तो यानी किफ़ायती दाम नहीं थे, ज़्यादा दाम थे, तो इसलिए हर कोई इसका उपयोग कर सकता नहीं था। तो इसका उपयोग सिर्फ ऐसे कंप्यूटर यानी फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनका प्रयोग सिर्फ अलग अलग देश अपनी सेना के लिए, युद्ध के लिए करते थे। तो यह हुआ फर्स्ट जनरेशन। दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के दौरान विलियम को बेल प्रयोगशाला के अंदर भेजकर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की खोज की गई, जिसे ट्रांजिस्टर के रूप में जाना जाता है। इस खोज ने इसे वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी छोटा बना दिया। इसके अलावा चूंकि सॉलिड टेस्ट स्टेट डिवाइस ट्यूब कंप्यूटर की तुलना में बहुत कम विद्युत दबाव पर संचालित होता है, इसीलिए विद्युत शक्ति की लागत भी बहुत कम होने लगी। इन कारणों से ऐसे कंप्यूटर बहुत कम गर्मी पैदा करते थे
और कंप्यूटर भी बहुत तेज़ी से काम करता था, क्योंकि कम दूर या सिग्नल ले जाने के लिए कंप्यूटर बहुत छोटा था। तो इसमें भी अलग अलग मॉडल है। IBM 1401 जो है वह दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो देखिए दूसरी पीढ़ी में मुख्य क्या है कि ये इसका भी युद्ध के लिए, तो पहला जो कंप्यूटर था वह पूरे के पूरे कमरे में आ जाता था। धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ तो ट्रांजिस्टर के रूप में आ गया। पहली पीढ़ी का था उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक्स लगती थी, मगर यहाँ पर वह भी कम होने लगी है ना, कम विद्युत की बचत हुई। तो इस प्रकार उसमें जो पहले खोज थी उसमें जो नई नई पीढ़ी में जो अगली जनरेशन में क्या किया, तो उसमें जो बहुत कमियां थी, ज़्यादा लागत हो रही थी, ज़्यादा बिजली की खपत हो रही थी, इन सारी चीज़ों को दूसरी पीढ़ी में दूर किया गया। तो इस प्रकार इसको हम सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर कहेंगे। अगला है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो देखिए प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण कई अलग अलग एवं ठोस टंट उपकरणों और विभिन्न घटकों के साथ छोटे पैमाने पर एकीकृत करना संभव हो गया है। इसे IT इंटेलिजेंट सर्किट यानी IC एकीकृत सर्किट के रूप में जाना जाता है। नतीजन विभिन्न ट्रांजिस्टर, डायोड और अन्य अर्धचालकों की संख्या में कमी आई, जिसे IC के छोटे रूप में बदल दिया गया, जिसने कंप्यूटर के आकार को बहुत कम कर दिया और इसे और अधिक किफायती बना दिया। इसके अलावा विद्युत तरंगों को IC में एक होने में बहुत कम समय लगा। इससे मिली के साथ साथ माइक्रोसेकंड में अगणित संचालन हुआ। उसी समय कंप्यूटर के अतिरिक्त मुख्य मेमोरी के साथ अतिरिक्त बाहरी संग्रहण संरचनाएं भी विकसित की गई। ठीक है, तो इसमें भी देखिए IBM 360, IBM 70 आदि जो है वह तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, उसमें धीरे धीरे विकास होता गया और जो आगे जो हमने देखा कि किस प्रकार उसका प्रयोग ट्रांजिस्टर में था, वह अब कैसे तो IC में आ गया। ठीक है, तो यानी वह छोटी छोटी चिप के माध्यम से हो गया। और यहाँ पर क्या है कि एक सेकंड में मिली और माइक्रो है ना सेकंड में वह काम होने लगा। तो यानी पहले और दूसरी पीढ़ी में जो समय लगता था उसमें उससे भी थर्ड जनरेशन में बहुत ही कम समय लगने लगता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर है वह इस प्रकार होते हैं। उसके बाद जो है चौथी पीढ़ी, तो फोर्थ जनरेशन में देखिए कि समय के साथ साथ सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी ने नए बदलाव हुए और बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट एकीकरण संभव हो गए। इसे LSI बड़े पैमाने पर एकीकरण, ठीक है, तो लार्ज सेल इंटीग्रेशन, ठीक है, तो के रूप में जाना जाता है। इससे कंप्यूटर की कीमत काफ़ी कम हो गई और फिर आया माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार, जिसकी अपनी मेमोरी और प्रोसेसर, और यह एक छोटे कंप्यूटर के रूप में कार्य करता है। इंटेल कंपनी ने 1973 में पहले माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। तो कंप्यूटर की इस पीढ़ी को माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। नतीजन कंप्यूटर तेज और सस्ते हो गए और कंप्यूटर का आकार एक पर्सनल कंप्यूटर बनने के लिए बहुत छोटा हो गया था, जिसे एक टेबल पर रखा जा सकता है। ठीक है, तो ग्राफिकल टर्मिनल ऑपरेटिंग रिकॉर्डर आदि आविष्कार के साथ माइक्रो कंप्यूटर अधिक जो है वह शक्तिशाली हो गया। तो इस प्रकार धीरे धीरे देखिए पहली पीढ़ी के बाद उसमें टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तो दूसरी पीढ़ी आई, दूसरी पीढ़ी में भी आगे जाके थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। तो अभी तक थर्ड जनरेशन तक क्या था कि कंप्यूटर जो है हर घर में पहुंच नहीं सकता था, उसकी लागत ज़्यादा थी, मगर फोर्थ जनरेशन में वह सब हो गया। अब हम कंप्यूटर को है ना साथ में घूम कर भी चल सकते हैं, साथ में रख कर भी घूम सकते हैं ना। आप जो हम देख सकते हैं कि जो हमारा यह जो है लैपटॉप है ना, तो ये अलग अलग प्रकार के है, वह सब है।
तो इस प्रकार यहाँ पर जो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ और इस प्रकार हमें छोटे छोटे कंप्यूटर आने लगे और वह जो है हर एक को वह तकनीकी का उपयोग कर सके, ऐसी परिस्थिति में लाकर हमें खड़ा कर दिया। उसके बाद आती है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। तो वर्तमान में 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर बाजार में उपलब्ध है, जिससे कोई भी अपने साथ ले जा सकता है और यह उपरोक्त सभी प्रकार के कंप्यूटर की तुलना में तेज और सस्ता है। इसे VLSI की बजाय ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन विकसित किया है, जिससे एक चिप से करोड़ों का हिसाब लगाया जा सकता है। स्टोरेज के लिए इसमें कई विकास शामिल किया गया है। इसने इंटरनेट, ईमेल आदि का विकास किया है। इस पीढ़ी को कंप्यूटर ने बहुत सी चीज़ें जटिल से सरल की ओर आ गई है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में छोटे हो गए हैं। उदाहरण के रूप में IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर आदि। तो इस प्रकार धीरे धीरे जो है इसमें भी विकास होता गया और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है हमारा जो कंप्यूटर में विकास हुआ। तो आज हम देखते हैं कि 5th जनरेशन जो हमारे मोबाइल में भी आ रही है, तो उसमें भी किस प्रकार इनका प्रयोग करके हम बिना ड्राइवर के कार चला सकते हैं। कोई भी काम है वह हम एकदम सरलता से कर सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है और आगे भी ऐसी अलग अलग जनरेशन निरंतर आती जाएगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 1 से लेकर 5वीं पीढ़ी तक धीरे धीरे उसका विकास हुआ है। और अब हम यह जो है वह पीढ़ी के हिसाब से विकास था। दूसरा टॉपिक जो है उसका विकास की दृष्टि से जो उसके अलग अलग प्रकार है उसका हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर यह टॉपिक खत्म होता है।